हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी इस कोविड सिचुएशन में स्वस्थ होंगे। हाँ, वो बात अलग है, आपको अपने पढ़ाई को लेकर के थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि हमारी पढ़ाई किस तरीके से पूरी होगी, हम नीट में कैसा स्कोर करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, डरने की कोई बात नहीं। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के सामने नीट विजन के इस बेहतरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। यही नहीं, मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक टॉपिक में क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। और मेरा और मेरे सभी टीम मेंबर्स का एक ही मकसद है, हम लोग एक ही मुहिम लेकर के आए, रटना मना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होना जरूरी है। इज इट क्लियर? आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ज़्यादातर मैं पढ़ाते हुए ये महसूस किया हूँ कि बच्चों को इस टॉपिक में बड़ा दिक्कत आता है कि आखिरकार मैटर वेव की तरह कैसे बिहेव कर सकता है। तो उस टॉपिक का नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो आइए आज अपन इसे स्टार्ट करें और इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अपन कर सके। तो मैं इस टॉपिक को डायरेक्ट लाइन पढ़ा करके फॉर्मूला बता करके स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। ये ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, बच्चे ट्रैक्ड हो जाते हैं कि नहीं अब तो मुझे रटना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला। फील कर पाओगे कि कब हम समझ सकते हैं कि कौन वेव नेचर शो कर रहा है, कौन पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट का मदद लेना पड़ेगा, और इस एक्सपेरिमेंट को सबसे अच्छे तरीके से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था वो थे रिचर्ड फीडमैन। उनकी किताब में काफ़ी शानदार तरीका से इन्होंने इस हाइपोथेसिस को समझाया था। तो आइए अपन उस एक्सपेरिमेंट को इनिशिएट करें। उन्होंने, रिचर्ड फीडमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट में एक गन लिया। इस गन से निकल रहा था बुलेट। इस गन से क्या निकल रही थी? बुलेट्स निकल रही थी। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है बेटा कि ये बुलेट्स आपको हिट करने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बुलेट्स का हिटिंग कराया गया एक दो स्लिट्स क्रिएट करके स्क्रीन पर, और उसके बाद में भी एक स्क्रीन रख दिया गया। तो हिटिंग कराते वक्त दो चीजों को मद्देनजर रखा गया। पहला, ये इस गन को इस स्क्रीन से काफी डिस्टेंस पे रखा गया। दूसरा, इन स्लिट्स, ये होल्स के बीच का डिस्टेंस को बहुत कम रखा गया, और फिर ऑब्जर्वेशन लिया गया। लेकिन सिर्फ इतना करने पर ऑब्जर्वेशन नहीं लिया गया, इनमें डिफरेंट कंडीशंस को भी उन्होंने मेंशन किया। पहला कंडीशन ये रखा कि मान लीजिए ये होल 2 है और ये होल 1 है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा होल 2 को एक बार बंद करिए और होल 1 से ऑब्जर्वेशन लीजिए। तो होल 1 से जब ये बुलेट टकराए या इस होल 1 से बुलेट पास करे तो कैसा ऑब्जर्वेशन आ रहा है। ये जो कर्व है ना, ये कर्व अपने आप प्लॉट नहीं हो रहा था। ये कर्व अपने आप प्लॉट नहीं हो रहा था, यहां पर हीटिंग हो रहा था, और उस हीटिंग के बेसिस पे उन्होंने कर्व प्लॉट करके देखा। तो उनको क्या नजर आया पता है? हीटिंग सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां थी? इस होल 1 के सामने वाले जगह पे थी, इस पोर्शन में थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि बाकी सब जगहों पर हीटिंग हो ही नहीं रही थी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर वो होल 1 से पास कर रहा है तो बाकी सब जगहों पर किस तरह से हीटिंग हो सकती है? तो मैं आपको बताऊं कि इस होल 1 के कॉर्नर से भी तो हो सकते हैं, बुलेट स्ट्राइक कर रहे हो दोनों कॉर्नर से। अगर ऊपर वाले से कर रहे हो सकता है कि कुछ ऊपर चला जाए, शायद कुछ नीचे आ जाए। ठीक उसी तरीका से अगर नीचे वाले कॉर्नर से अगर हिट कर रहे हो तो कुछ बुलेट हो सकता है ऊपर चले जाए और कुछ बुलेट नीचे हो जाए। इसी कारण कुछ हीटिंग्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ नजर आ रही थी। लेकिन मैक्सिमम कहां था? मैक्सिमम होल 1 के सामने में था, और उसके बेसिस में उन्होंने हीटिंग कर्व बनाया। बोला कि इस कर्व में मान लो N1 बुलेट्स हिट किए तो उनमें सबसे ज्यादा तादाद, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग कहां पर मैक्सिमम थी? वो होल H1 के सामने में थी। अब इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने फिर क्या किया? होल 1 को बंद किया और होल 2 को ओपन कर दिया। होल 1 को अब उन्होंने बंद कर दिया और होल 2 को खोल दिया। खोलने पर क्या नजर आया? अब इन्होंने इस स्क्रीन को तो हटा दिया और दूसरा स्क्रीन लगा दिया, और दूसरे स्क्रीन पर जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया
आप जान रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन लेने पर जो बुलेट्स का हीटिंग मैक्सिमम देखने को मिला वो कहां पर देखने को मिला, इस रीजन में देखने को मिला, इस रीजन में। फिर वही बात, क्या ये ऊपर और नीचे हीटिंग नहीं हो रही थी क्या, कि ना के बराबर हो रही थी, नहीं हो तो रही थी, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी थी वो सबसे ज्यादा हीटिंग होने की होल 2 के सामने में आ रही थी, होल 2 के सामने में आ रही थी। अब बोलोगे सर ये ऑब्जर्वेशन तो अपन दिमाग में भी सोच सकते हैं, हाँ, बिना एक्सपेरिमेंट किए। ऑब्वियस सी बात है, होल 2 के सामने से निकल रहा है तो हीटिंग होल 2 के सामने ही होगी। क्यों आप आराम से सोच पा रहे हो, इसके पीछे कारण ये है कि आप पार्टिकल को स्ट्राइक करते हुए देखते हो, क्योंकि आप पार्टिकल को देख सकते हो लेकिन वेव्स को फील किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर हम तो साउंड वेव में एयर को अगर ऑब्जर्व करें तो वहां पर हम पार्टिकल्स को देख रहे हैं, बेटा वो मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वेव नो वन नोस कैसा दिखता है। आप बोलोगे सर हम स्ट्रिंग वेव क्रिएट करते तो स्ट्रिंग तो ऐसे जाती है, या पानी के वेव को देखते तो पानी का वेव भी ऐसे जाता है। फिर मैं बोलूंगा वो आप इसलिए देख पाते हो क्योंकि वहां पर पार्टिकल मौजूद होता है, और जो कि बुलेट पार्टिकल्स थे तो पार्टिकल्स का हीटिंग को देख करके वो पार्टिकल नेचर को प्रिडिक्ट करने के बारे में सोच रहे थे, और बोला गया कि अगर हम दोनों होल्स को खोल दे और ये ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करें कि होल 1 से निकलने वाला बुलेट होल 2 से निकलने वाले बुलेट के साथ मिलता है तो क्या इफेक्ट क्रिएट करता है, तो उसको देखने के लिए जो उनके सामने ग्राफ वो प्लॉट किए ऑन द बेसिस ऑफ द हीटिंग ऑफ बुलेट, वो कुछ ऐसा आ रहा था कि ये इसका मैक्सिमम पार्ट था, ये इसका मैक्सिमम पार्ट था, और जब ये दोनों होल्स खुल गए तो एक बीच में मिडिल रीजन ऐसा क्रिएट हो गया जहां थ्रू आउट मैक्सिमम हीटिंग हो रही थी और उसके इर्द गिर्द हीटिंग कम हो रही थी। लेकिन एक बात बड़ा आश्चर्यजनक था कि जो इसके बाद वाला पार्ट था वहां हीटिंग कम तो हो रही थी, लेकिन जितनी कम इस रीजन में थी इन केस ऑफ होल 2 जब आपने बंद किया था, अब वो स्पेस बढ़ चुका था, ये स्पेस कर्व का बढ़ा, इसका मतलब यहां पर हीटिंग जरूर ज्यादा हो रही होगी। इसका मतलब उन्होंने ये कंक्लूड करने की कोशिश की कि अगर आप दोनों होल खोलोगे, अगर आप दोनों होल खोलोगे तो इससे निकलने वाले बुलेट्स और इससे मान लीजिए N2 निकल रहा है तो वो दोनों आपस में मिलके एट लास्ट रिजल्टेंट बुलेट्स का जो हीटिंग आएगा सामने वो N1 प्लस N2 आएगा। मतलब वो जो मिल रहे हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं, वो कंस्ट्रक्टिवली जुड़ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिवली मतलब समअप होते जा रहे हैं, लास्ट में हीटिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर कोई पार्टिकल नेचर परफॉर्म करता है तो। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से पार्टिकल नेचर का तो फीलिंग आ गया कि जब भी दो पार्टिकल्स एक दूसरे से एक ही डायरेक्शन में मिल रहे होंगे तो हमेशा मिलेंगे कैसे, कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे ही, ये पार्टिकल नेचर के बारे में उनको पता चला। फिर इन्होंने क्या किया, एक ऐसा सोर्स लिया, जैसे यहां पर इन्होंने गन लिया था सोर्स जिससे पार्टिकल्स का जनरेशन हो रहा था। इसके बाद इनको वेव नेचर को समझना था कि आखिरकार अगर वेव्स आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, तो उसके लिए उन्होंने एक सोर्स लिया। अब आप जानते हो सबसे आसान सोर्स लाइट है, वेव नेचर को दर्शाने वाला कौन है, लाइट है। तो उसके लिए एक सोर्स ले लिया, वो था बल्ब, और फिर उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को वापस रिपीट किया। फिर से उन्होंने स्लिट्स लिया दो, और अब गन के जगह क्या रख दिया, बल्ब। फिर उन्होंने इस होल H2 को बंद किया, या इसको स्लिट भी कह सकते हो, ठीक है,
इसका ओपनिंग बहुत छोटा था और इन दोनों स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम था। याद रखिएगा ये कंडीशन, और ये सोर्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब आप क्लास 12 में जाओगे तब पढ़ोगे, एकदम हूबहू वही है। उसी चीज़ को रिपीट करके ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश की खुद से, खाली पढ़ नहीं लिया किताब में, इन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया कि आखिरकार कैसा आ रहा होगा। तो देखिए उनको क्या ऑब्जर्वेशन मिला। इन्होंने फिर से होल 2 को बंद किया, होल 1 को ओपन रखा, लेकिन अब जो ये ऑब्जर्वेशन ले रहे थे वो हिटिंग ऑफ द बुलेट्स का नहीं ले रहे थे, अब वो ऑब्जर्वेशन ले रहे थे लाइट का इंटेंसिटी का। लाइट के इंटेंसिटी के बेसिस पे इन्होंने कर्व प्लॉट करने की कोशिश की, तो देखने को ये मिला कि होल 1 के सामने में उसका इंटेंसिटी ज्यादा था। जब आपने होल 2 को बंद रखा हुआ है तो ये इंटेंसिटी I1 था। लेकिन ऐसा नहीं था कि बाकी सब जगह लाइट पहुंच ही नहीं रही थी, लाइट पहुंच रही थी, लेकिन सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी, सबसे मैक्सिमम ब्राइटनेस होल 1 के सामने में देखने को मिल रहा था। फिर इन्होंने वही काम किया, अब होल 2 को फिर से ओपन कर दिया और होल 1 को बंद कर दिया। तो इनको जो ऑब्जर्वेशन देखने को मिला वो कुछ ऐसा था। होल 2 को जब ओपन किया, होल 1 को बंद किया, तो अब इंटेंसिटी जो थी बेटा वो बढ़ गई होल 2 के सामने में। अब इनके मन में, अब आप भी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि बुलेट में ऐसा ही कर्व प्लॉट हो रहा था हिटिंग ऑफ बुलेट्स के लिए। अब बोलोगे सर यहां हीटिंग क्यों नहीं यूज किया? देखो बेटा, हीटिंग और इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस। अब वो पार्टिकल है तो डायरेक्ट हिट करेगा तो मुझे साउंड समझ में आ जाएगा, लेकिन ये तो लाइट है ना, तो नंबर ऑफ रेज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया, पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो एक तरीका से हीटिंग भी हम पर यूनिट एरिया में देख रहे हैं, तो बस यहाँ रेज निकल रहे हैं लाइट के और यहाँ पर बुलेट्स निकल रहे हैं, लेकिन हम ऑब्जर्वेशन तो पर यूनिट एरिया पे ही ले रहे हैं। तो इसीलिए जब इन्होंने लाइट लिया तब वर्ड हीटिंग यूज नहीं कर सकते थे। इन द केस ऑफ लाइट उन्होंने इंटेंसिटी प्रॉपर्टी को लेकर के कर्व प्लॉटिंग किया। फीचर्स लगभग सिमिलर है, सेम वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक पार्टिकल नेचर के लिए यूज किया जा सकता है, दूसरा इंटेंसिटी के लिए जनरली यूज करते हैं। जनरली वर्ड यूज लगा रहे हैं बेटा। अब इन्होंने होल 1 को बंद करके भी ऑब्जर्वेशन ले लिया, तो इनके मन में ये तो आ रहा होगा कि अगर इनिशियल में कर्व लगभग सेम आ रहे हैं तो जब दोनों होल्स को खोलेंगे ना, तो जब दोनों होल्स को खोलेंगे तो भी ऑब्जर्वेशन सेम आना चाहिए। ऐसा लगेगा ना, मन में फील आएगा यार जैसा हम अभी देखे शायद ऐसा हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट भी सेम आए। लेकिन जब इन्होंने दोनों होल्स को ओपन किया तो रिजल्ट जो था वो चौंकाने वाला था, शॉक्ड होने वाला था। ऐसे तो उन्होंने पहले ही से पढ़ लिया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, लेकिन फिर भी एक मन में आशा जुड़ जाती है जब खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि क्या पता मैं कुछ चेंज ऑब्जर्व कर लूं। लेकिन उनके पास जो रिजल्ट आया वो कुछ ऐसा था, कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर मिनिमम, कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर मिनिमम, कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर मिनिमम। और ऐसा जो पैटर्न क्रिएट हुआ स्क्रीन पर जब दोनों होल्स को खोला गया, तो इस पैटर्न को फ्रिंजेस कहा जाता है। तो अब इनको एक चीज की तो क्लैरिटी थी कि अगर पार्टिकल नेचर परफॉर्म कर रहा होगा तो ग्राफ कैसा आएगा सामने में निकल करके, लाइक दिस। मतलब एक ऐसा मिडिल में रीजन क्रिएट होगा जहां पर हीटिंग मैक्सिमम होगी जब दोनों बुलेट्स मिल रहे होंगे। लेकिन इन केस ऑफ वेव, जब लाइट एज अ वेव के तरह उन्होंने मान करके काम किया, तो इनको जो इंटेंसिटी का ग्राफ देखने को मिला, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम। इससे इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन लिया कि जब कोई वेव एक दूसरे से मिलती है तो मिलने का जो तरीका होता है वो कंस्ट्रक्टिवली भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिवली भी हो सकता है। और इस मिलन को, इस वेव के मिलन को इंटरफेरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं?
साइंटिफिक वर्ड में, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में इंटरफेरेंस कहते हैं, क्योंकि यहां पर इंटरफेरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां पर उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी, और जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम आएगी। तो ये कंक्लूजन क्रिएट हो गया। वहीं अगर पार्टिकल नेचर परफॉर्म कर रहा हो तो उनका जो मिलन होगा वो हमेशा बेटा कंस्ट्रक्टिव होगा। अब सोचो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को वो समझाने का काम कर रहे थे बेहतरीन एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो अब वो क्या लेंगे, अब बुलेट्स लिया, उनका साइज भी छोटा था लेकिन वो वेव नेचर शो नहीं कर रहा था। इन्होंने साइज को और घटा दिया, और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। तो सोचो सबसे छोटा साइज किसका लिया होगा? उन्होंने इलेक्ट्रॉन का लिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लेकर के फिर इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और ये ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश की कि आखिरकार ग्राफ कैसा प्लॉट हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर परफॉर्म करेगा, अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर परफॉर्म करेगा। आई होप आपको फील आ रहा हो। अब इन्होंने क्या किया? आप बोलोगे सर फिर से आप गन ले लिए यार, उड़ाओगे क्या मुझे? नहीं बेटा, यहां पर जो गन लिए अब इससे बुलेट नहीं निकलने वाली है, इससे निकलेगी इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये गन कौन सा है? इस गन को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। अब यहां से बुलेट का जनरेशन नहीं होगा बल्कि इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन होगा। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड कराया जाएगा, बम्बार्ड मतलब धीरे धीरे नहीं। AK-47 देखे हो? AK-47 कैसे निकलता है? एकदम स्पीड से। और AK-47 से भी 1000 टाइम ज्यादा कर दो, उस स्पीड से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। सोचो, तब वर्ड यूज किए बम्बार्डमेंट, दना दन हिटिंग हो रहा है। किससे? बुलेट से नहीं, इलेक्ट्रॉन से। और जब ये हिटिंग हुआ फिर उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट को उन्हीं कंडीशंस पर परफॉर्म किया। क्या थे कंडीशंस? ये था स्लिट, वही गन का डिस्टेंस ज्यादा, स्लिट के बीच का डिस्टेंस कम। फिर इन्होंने होल 2 को बंद कर दिया और होल 1 को ओपन। ऑब्जर्वेशन कुछ फिर इस प्रकार का है, फिर से कुछ इसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन निकल करके आता है। फिर इन्होंने सेकेंड टाइम क्या किया? होल 2 को ओपन कर दिया और होल 1 को बंद कर दिया। तो ऑब्जर्वेशन जो निकल करके आता है फिर इसी तरीका से आता है। फिर इसके मन में आस जगी कि नहीं, अभी तक बोर ने, मतलब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से पहले तक बोर इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ज्यूम कर रहा था। तो हो सकता है मन में क्या आशा आई होगी कि बोर भी वो कोई कोई छोटे साइंटिस्ट तो नहीं थे, छोटे मोटे, वो भी महान साइंटिस्ट थे। तो इनके मन में ये आशा आई होगी कि क्या पता इलेक्ट्रॉन का ग्राफ कैसा आना चाहिए। इनके मन में इमेजिनेशन तो यही आ रही थी, क्योंकि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस को वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मन में एक आशा थी, एक आशा की किरण थी कि ग्राफ कैसा आना चाहिए। इनके मन में आशा थी कुछ की इस प्रकार का ग्राफ आना चाहिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने दोनों होल्स को खोला और स्क्रीन को सामने लाया, रिजल्ट बहुत चौंकाने वाला था, बहुत शॉक करने वाला रिजल्ट था। और वो रिजल्ट क्या था? वो रिजल्ट कुछ ऐसा आया। मतलब वो सोच रहे थे कि एक ऐसा रीजन आएगा जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमाइज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम, कहीं मैक्सिमम, कहीं मिनिमम। इलेक्ट्रॉन भी कंस्ट्रक्टिवली भी मिल रहे थे और डिस्ट्रक्टिवली भी मिल रहे थे। दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे।
और ये दोनों तरीके से जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे ये इस बात को साबित कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन यहां पर पार्टिकल के तरह नहीं बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहां वेव की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन यहां वेव नेचर को शो कर रहा है। और इस प्रकार उन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को समझा और दूसरों को समझाने की कोशिश की। ये देख के चौंक गए। अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इलेक्ट्रॉन तो यार पार्टिकल की तरह लगता है, तो वो किसी ना किसी होल से पास करना चाहिए। तो वो ये कोशिश किए कि यहां तो बहुत स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है। तो वो उनके मन में ये आया कि क्या पता अगर मैं धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को पास कराऊं इन स्लिट से, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर उजागर हो जाए। हो सकता है, एक मन में आशा की किरण थी कि अगर हम धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को पास कराएंगे तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसा प्लॉट हो जाए। लेकिन पता है क्या हुआ? जब उन्होंने धीरे धीरे भी पास कराया, धीरे धीरे मतलब टुसुक 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 एक एक करके धीरे 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 धीरे, तब भी रिजल्ट शॉकिंग था। तो भी रिजल्ट शॉकिंग था। दोनों होल्स को खोलने के बावजूद और इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे पास कराने के बावजूद जो ग्राफ सामने में निकल करके आया वो ये था। शॉक्ड हो गए लोग, अरे यार ये क्या हो रहा है? जब एकदम धीरे 1 by 1 इलेक्ट्रॉन को पास करा रहे हैं तो भी ग्राफ ऐसा कैसे आ सकता है? अब 1 by 1 पास कराने के बाद भी ग्राफ ऐसे आ रहा था। उनके मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, उनके मन में क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई, ये पता करने के लिए कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन किस तरफ से निकल रहा था। होल 1 से निकल रहा था कि होल 2 से निकल रहा था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया। अब इस एक्सपेरिमेंट में गन तो इलेक्ट्रॉन वाली ही थी, बुलेट वाली नहीं थी। लेकिन क्या किया पता है? लाइट को बीच में रख दिया। लाइट को बीच में रख दिया बेटा। और लाइट को जैसे ही बीच में रखा तो उस मन में सवाल आएगा आपके कि सर लाइट को क्यों रखा? ये पता करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रही थी। बोले सर लाइट से इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा? बेटा लाइट जो है वो फोटोन जनरेट कर रहा होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है तो अगर ऊपर वाले होल 1 से अगर इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो लाइट का फोटोन ऊपर वाले होल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और फ्लैश जनरेट कर जाएगा। तो ऊपर में फ्लैश जनरेट होगा और अगर नीचे वाले से निकल रहा है तो वो लाइट का फोटोन टकराएगा और नीचे फ्लैश क्रिएट करेगा। तो अब एक बात बताओ, जैसे ही तुम्हें फ्लैश नजर आएगा तुम आसानी से बता दोगे कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो किस होल से निकल रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप बहुत ही आसानी से बता दोगे, नो डाउट, बड़े आसानी से निकल जाओगे बता करके। लेकिन हुआ क्या पता है? उन्होंने एक बार होल 2 को बंद किया और होल 1 से निकाला और फिर ग्राफ का प्लॉटिंग किया तो ग्राफ ऐसा आ रहा था, ग्राफ भी ऐसा आ रहा था और फ्लैश यहां जनरेट हो रहा था ऊपर साइड में। और दूसरी बार इन्होंने फिर इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। अब इस बार होल 1 को बंद किया और होल 2 से इलेक्ट्रॉन को आने दिया। ग्राफ ऐसा बन रहा था और फ्लैश नीचे जनरेट हो रहे थे। अब तीसरा तो आपको पता ही है कि तीसरे में क्या करेंगे? ये दोनों होल्स को खोल देंगे, ये दोनों होल्स को खोल देंगे और फिर लाइट रखा। अब क्या होना चाहिए? या तो ऊपर फ्लैश क्रिएट होना चाहिए या तो नीचे, या कभी ऊपर या कभी नीचे, ऐसा जनरेशन होना चाहिए। और ये तभी हो पाता जब इलेक्ट्रॉन भी वेव के तरह बिहेव कर रहा होता। यहां पर इससे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा था। अब यहां पर फ्लैश दोनों तरफ जनरेट होना चाहिए था। अब क्या हुआ पता है? अब क्या हुआ? अब यहां पर जो नजारा देखने को मिला वो और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि फ्लैश ना ऊपर जनरेट हो रहा था ना नीचे जनरेट हो रहा था। इलेक्ट्रॉन जो इस इलेक्ट्रॉन गन से निकल रहे थे
अब बोलोगे सर इससे जाके इलेक्ट्रॉन नहीं टकरा रहा होगा, मैं तो बोला बेटा ये डिस्टेंस बहुत कम है, इतना कम बता नहीं सकते हैं कितना कम। ठीक है, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, अब वो ऐसा कर्व शो कर दिया, इसका मतलब क्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तरह बिहेव कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहां इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि देखो साइंस का भी लिमिटेशन है, साइंस भी एक हद तक ही जानकारी दे सकता है, कुछ पॉइंट्स पे जाकर के साइंस भी आपको नहीं बता पा रहा है, साइंस भी आपके इस क्यों का रीजन नहीं दे पा रहा है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात हो रही थी, बहुत ही सरप्राइजिंग था कि अरे यार, जब आप उसको और जानने की कोशिश किए कि ये वेव निकल रहा है, ये किस प्रकार का वेव होगा, आप फेल हो गए। वो अपना नेचर ही बदल दिया, वो अपना नेचर ही बदल दिया। अभी तक जो वेव के तरह शो कर रहा था अपने आप को, बोला अगर तुम ज्यादा होशियार हो बेटा तो मैं तुमसे ज्यादा होशियार हूं। इलेक्ट्रॉन बोला, हम इंसानों को बोला कि अगर तुम ज्यादा होशियार हो, तुमसे ज्यादा होशियार हम हैं। हम अपना नेचर ही बदल दिए। अभी सरप्राइजिंगली तो था ही। क्यों? मान लो आप किसी को बहुत दिन से लड़का समझ रहे थे और वो लड़की निकल जाए, आप सरप्राइज नहीं होगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, आप सरप्राइज होगे। या आप किसी को बहुत दिन से लड़की समझ रहे थे और वो लड़का निकल जाए, तो भी आप सरप्राइज हो जाओगे, यार ये क्या हो गया। यही काम, यही चीज साइंटिस्ट के साथ भी हुआ कि इलेक्ट्रॉन को पहले पार्टिकल की तरह समझ रहे थे तो वेव निकल गया, अब इतना मुश्किल से तो उसको वेव की तरह समझना चालू किए, अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो पार्टिकल की तरह नजर आने लगा। इससे ये पता चला कि हम बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन इतना जरूर पता चल गया कि अगर आपके पास कोई बहुत छोटा पार्टिकल है जिसका मास बहुत कम है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, तो उसका वेव नेचर को अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम उसका, माइक्रोस्कोपिक के पास वेव नेचर नहीं होता, मैक्रोस्कोपिक के पास भी होता है, मैक्रो मतलब बड़ा, उनके पास भी होता है, लेकिन हम वहां ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका वेवलेंथ बहुत 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 कम आता है। आ रही है बात समझ में बेटा? बड़ा गजब की ये पॉइंट थी। तो यहां पर यही चीज हो रहा था। इससे ये पता चला इलेक्ट्रॉन हैव डुअल नेचर। पार्टिकल भी था और वेव भी था, दोनों तरीका का नेचर शो कर रहा था इलेक्ट्रॉन, दोनों तरह का नेचर दर्शा रहा था जरूरत पड़ने के हिसाब से। तो ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन के पास दोनों नेचर है तो हर एक मैटर के पास भी दोनों नेचर होंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हाइपोथेसिस थी, ये बस हाइपोथेसिस का मतलब जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ, लेकिन ये सारे एक्सपेरिमेंट डी ब्रोगली ने नहीं किया था, ये रिचर्ड फिनमैन ने किया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को थोड़ा सा और अच्छा से समझने के लिए, ताकि आपको ये जो नेचर है ना, पार्टिकल नेचर क्या होता है, वेव नेचर क्या होता है, ये आपको समझ में आई। इसलिए मैंने आपको इस चीज को पढ़ाया है, फील ला पाऊँ मैं, आपको सब्जेक्ट से प्यार करा पाऊँ, इसीलिए मैंने इस टॉपिक्स को आपको पढ़ाया। लेकिन डी ब्रोगली ने तो हाइपोथेसिस दी थी जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, लेकिन उसको ऐसा तो थोड़ी है कि रात को सपना आया, भगवान ने दर्शन दिया, जाओ बेटा कल हाइपोथेसिस दे देना, तुम्हारा नाम हो जाएगा और तुम सही भी हो जाओगे आगे चल करके। कुछ तो बेसिस होगा, कुछ तो उसे सोचने पे मजबूर किया होगा कि मैटर क्यों वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो उसका जो सोच था डी ब्रोगली का, ये जो थिंकिंग था, ये जनरेट कहां से हुआ? ये लाइट से हुआ। लाइट को पहले लोग वेव की तरह समझते थे, बाद में जब उसको पार्टिकल की तरह देखा गया, जब उसके कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आए जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स थे जो कि सिर्फ लाइट का पार्टिकल नेचर मानने पर ही समझाया जा सकता है।
तब लाइट का डुअल नेचर के बारे में बात होने लगी, और ये लाइट का डुअल नेचर प्रोवोक किया, उकसाया, डी ब्रोगले को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैटर भी दोनों तरीका से बिहेव कर सकता है, पार्टिकल की तरह भी और वेव के तरह भी। इससे उनके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं एक हाइपोथेसिस दे सकता हूं मैटर को लेकर के भी, और फिर उन्होंने हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस क्या दिया? लाइक लाइट, पार्टिकल ऑल्सो पोजेसेस डुअल नेचर। लाइट के पास जिस तरह से डुअल नेचर होता है, पार्टिकल या मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है। मैटर के पास भी डुअल नेचर होता है। वो कैसा डुअल नेचर होता है? पार्टिकल के तरह भी और वेव के तरह भी। अगर वेव के तरह नेचर होता है तो वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें जरूर होंगे, जैसे वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। तो सवाल उठा कि अगर मैं ये हाइपोथेसिस दूंगा तो लोग मुझसे उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जरूर पूछेंगे कि बताओ वेवलेंथ कैसे निकालेंगे मैटर का। तो इन सारी चीजों का तैयारी करके हाइपोथेसिस दिया था डी ब्रोगले ने। डी ब्रोगले मैथमेटिक्स में काफी स्ट्रांग थे, उनका थिंकिंग पावर गजब का था। उन्होंने हाइपोथेसिस भी दिया और मैथमेटिकली कैलकुलेट करके भी बताया, एक फॉर्मूला भी जनरलाइज्ड किया पार्टिकल्स के, मैटर के लिए, उनके वेवलेंथ के लिए, ताकि लोग ये सवाल ना बोले कि सिर्फ आपने बोल दिया यार कि मैटर वेव की तरह बिहेव करता है, उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो बता के देखिए, कुछ गुण तो बताइए। तो इन्होंने उसका भी इंतजाम पूरी कर रखा था, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, और इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, जहां पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, किसमें? मीटर में। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 6.63, इसका वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होता है जूल सेकेंड। मीटर, सॉरी दिस इज नॉट मीटर, दिस इज मास विच इज इन kg, v वेलोसिटी एंड p मोमेंटम। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इसका यूनिट kg मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ p क्यों लिख दिए? बड़ा ही आसान इसका जवाब है, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला ही होता है बेटा p इज इक्वल्स टू mv। लेकिन बोलिए सर ये सवाल नहीं आ रहा है मेरे मन में। आप लोग बोल रहे होगे कि ये सवाल नहीं आ रहा है, ये तो सभी जानते हैं। ये बताइए कि डी ब्रोगले हाइपोथेसिस में जो उन्होंने वेवलेंथ का फॉर्मूला दिया, उनके दिमाग में कैसे आया यार? तब ना साइंस का मजा यार, फील करोगे तो। कैसे आया? खाली रट लिए क्या कि डी ब्रोगले हाइपोथेसिस ये होता है, वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता है? खाली रट लिए क्या? नहीं, अपन ये भी सोचेंगे कि उनके दिमाग में ये फॉर्मूला कैसे आया होगा। कुछ तो लगाया होगा भाई, अपना दिमाग लगाया होगा ना। आपके पास भी है, आप भी लगा रहे होगे कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया होगा। तो आइए देखें ये फॉर्मूला कैसे आया होगा उनके दिमाग में। तो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस फॉर्मूला केम इन हिज माइंड। उनके दिमाग में ये फॉर्मूला कैसे आया? तो उन्होंने पहले फोटोन का यूज किया, उससे फॉर्मूला को निकाला, और जो कि फोटोन लाइट का पार्टिकल नेचर को दर्शा रहा था, तो उसी फॉर्मूला को फिर जनरलाइज किया इस वेव के लिए जो मैटर दर्शा रहा था, जो मैटर बतला रहा था। तो आइए देखें किस तरीका से उनके दिमाग में ये फॉर्मूला आया। तो उन्होंने क्या किया, फोटोन के लिए लिखा कि E इज इक्वल्स टू hc/λ होता है। यस होता है सर। फिर बोला क्या E इज इक्वल्स टू mc² होता है? हाँ होता है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ये दोनों फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूला अगर होता है तो क्या हम इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? तो इनका मैंने कहा ना बेटा, डी ब्रोगले का मैथमेटिक्स बड़ा स्ट्रांग था। फिर इन्होंने क्या क्या बोला, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिला?
mc² इज इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, और ये स्क्वायर और ये c कट गया, तो लैम्डा को इधर उठा करके ले आइए, mc को इधर ले जाइए, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mc आया। यहाँ से ये फॉर्मूला जनरेट किया और इसी को फर्दर जनरलाइज कर दिया किसी भी पार्टिकल का जिसका मास m हो, जैसे यहाँ m मास को दिखला रहा है, ये c स्पीड ऑफ द लाइट है, तो इन्होंने क्या जनरलाइज कर दिया कि किसी भी पार्टिकल का अगर हमको वेवलेंथ निकालना है, अगर उसका वेलोसिटी है, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv होगा। और यही नहीं बल्कि इससे एक और चीज निकल के आता है कि कोई भी पार्टिकल वेव नेचर तभी परफॉर्म कर सकता है जब वेलोसिटी उसके पास होगा, लेकिन अगर वो पूरी तरीका से रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो आपको वेव नेचर नहीं निकल के आने वाला है, वेव नेचर का ऑब्जर्वेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि लैम्डा जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, वहां पर वो प्योरली पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाओगे, वेवलेंथ घटता जाएगा और वेव नेचर शो होने लगेगा। अब बोलोगे सर बहुत बढ़ा दिए तो वेवलेंथ बहुत घट जाएगा, तो भी आप वेव नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, लेकिन उसमें वेव नेचर का मात्रा जो उनका स्वभाव होगा, नेचर का मतलब स्वभाव, वेव नेचर वाला स्वभाव जो उसका होगा वो ज्यादा ही होगा। तो अगर पार्टिकल रेस्ट में है उसमें पार्टिकल नेचर सबसे ज्यादा होगा, और अगर वो मोशन में है तो उसमें वेव नेचर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा मोशन में होगा, जितना ज्यादा मोमेंटम में होगा, वेव नेचर ज्यादा देखने को मिलता है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत छोटा हो जाने पर वेवलेंथ, वेव नेचर को ऑब्जर्व करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वेव नेचर ज्यादा होता है। तो यहां से उन्होंने इस फॉर्मूला को जनरेट किया और इसी फॉर्मूला को बहुत अलग अलग तरीका से लिख करके लोगों के सामने प्रेजेंट किया। आइए देखते हैं कि ये और किस किस तरीका से इस फॉर्मूला को लिखा जा सकता है। तो अभी आपने देखा, एक तो ये था लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी, और आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² होता है। तो अगर मैं ऊपर m से मल्टीप्लाई करूं तो ये m² v² बाई m बन जाएगा। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा 2mke रूट अंडर mv, और ये mv क्या होता है, p ही तो है। तो क्या यहां से एक और फॉर्मूला नहीं जनरेट हो गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट अंडर 2mke, होगा कि नहीं होगा बेटा, यस और नो? यस सर, ओके। लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट अंडर 2mke, एक और नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। और भी फॉर्मूलाज इन्होंने जनरेट किया। फिर बोला कि फॉर चार्ज पार्टिकल के लिए जिसको एक्सेलरेट किया गया है बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस v पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया हो, इन दैट कंडीशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, q इंटू वी। तो अब बस काइनेटिक एनर्जी की जगह qv लिख दीजिए, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा वेवलेंथ का। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट अंडर 2mqv। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन उन्होंने मास का वैल्यू लिख दिया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, Q का वैल्यू लिख दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और H का वैल्यू तो आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। इन सारे वैल्यूज को पुट करके एक जनरलाइज फार्मूला आपके लिए बना देते हैं। बहुत बार क्या होता है कि सवाल डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आ जाता है, तो आप झटकों में आंसर दे सके। तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई v रूट अंडर एंगस्ट्रॉम में। ये भी फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये स्पेशली किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये पॉइंट याद रखना जरूरी है, ये नहीं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल आ गया लगा दो, फंस जाओगे। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इसका जो यूनिट आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, लिख देते हैं ये भी। यही नहीं बल्कि फॉर गैसेस के लिए भी इन्होंने फॉर्मूला दिया। बोला काइनेटिक एनर्जी फॉर अ गैसेस पार्टिकल इज इक्वल्स टू 3/2 kT
वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू क्या है 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। तो अगर हम देखिए तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू तो डायरेक्ट आ गया, अपन इसी को डायरेक्ट अगर यहां पर पुट कर देंगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा, h/3m/kT। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ये जो K है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नॉट काइनेटिक एनर्जी। बहुत जन क्या होते हैं इस फॉर्मूला को याद कर लेते और एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं। T यहाँ पर टेम्परेचर है जो कि केल्विन में होगा। दिस इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मूला, एक ही चीज का अलग अलग स्वरूप है। जैसे शब्द पढ़ते हैं ना, एक मतलब एक ही है, ठीक है, लेकिन पर्यायवाची शब्द आ रहे हैं तो निकालने का मकसद एक ही है, सबका लैम्डा है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में। अब कंडीशन अलग अलग दे दिया तो आप बैठ करके डेरिवेशन तो करेंगे नहीं एग्जाम हॉल में, क्योंकि समय कम है, सवाल ज़्यादा, नंबर भी ज़्यादा लाना है। 720 में 720 आज के डेट में लोग ला रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो आपका स्पीड भी मैटर करता है। तो स्पीड और एक्यूरेसी बोल लो मेंटेन करने के लिए आपको कंडीशन के साथ अगर फॉर्मूला याद है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो हो गया कि कैसे आया, क्यों आया, हर एक फॉर्मूला के बारे में मैंने आपको बता दिया। आइए इन सारे फॉर्मूलाज को मैं एक जगह पर कंक्लूड कर देता हूँ विथ अ प्रॉपर कंडीशन, और आप चाहें बेटे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। एक जगह पे सारे फॉर्मूलाज लैम्डा निकालने का, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, देख लो मैंने आपको सारी चीज़ों को प्रूव भी कर दिया है, क्यों आया कैसे आया सब बता दिया। तो बस मैंने ये देने का मकसद ये कि एक जगह पे रहेगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको सारा चीज़ एक जगह पे मिल जाएगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पढ़ तो खूब लिए। आइए देखते हैं सवाल बनते हैं कि नहीं। बहुत ही आसान सवाल है कि कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल ऑफ मास 13.26 ग्राम मूविंग विथ 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड। आप चाहे तो बिना ऑप्शंस के भी बना सकते हैं, और आइए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या। 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर, नेक्स्ट है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 33 मीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35 मीटर, और डी है 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 मीटर। आप चाहो तो अभी पॉज कर लो, क्वेश्चन को बना लो और फिर मेरे साथ मैच कर लेना वेदर आपका आंसर सही आया, आपका तरीका सही था या गलत। तो आइए देखें यहां पर क्या दिया हुआ है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक आपका कैलकुलेशन बड़ा सही होना चाहिए, दूसरा कन्वर्जन फैक्टर। ये बड़ा दिक्कत करता है स्टूडेंट्स को, तो इन दो बातों का खास ख्याल रखें। अगर कन्वर्जन फैक्टर आपको ध्यान रखना होगा कि ग्राम को केजी में कैसे बदले, मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर, किलोमीटर को मीटर, आर को सेकंड, ये सारे कन्वर्जन फैक्टर आपके थोड़े से दिमाग में होने चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन में किसी भी तरीका का गलती नहीं करें। क्योंकि नीट वाले जो होते हैं, नीट का जो पेपर बनाने बड़े होशियार हैं, पता है वो हर एक एस्पेक्ट को देखते हैं कि बच्चा इस कैलकुलेशन को यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर सकता है या इस कन्वर्जन को नहीं करे, भूल जाए तो क्या होगा, उससे भी रिलेटेड ऑप्शंस दे देते हैं। तो अगर वो ऑप्शंस दे दिए तो हो सकता है आप जाल में फंस जाए, और अगर आप जाल में फंस गए तो आपको -1 अवार्ड मिल जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं आपको -1 अवार्ड में ना मिले, आपको +4 अवार्ड में मिले और आप जीत करके वहां से निकल करके जाए। तो जब भी आपके सामने कोई सवाल आए तो सबसे पहले आप ये लिख लो कि सवाल में क्या दिया हुआ। आपको मास दिया हुआ है 13.26 ग्राम, स्पीड भी दे दिया है, वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर। अब आप यहाँ पर देखो जो वेवलेंथ का है यूनिट मीटर है, तो ऑप्शंस का थोड़ा सा इस्तेमाल करें। वेवलेंथ का यूनिट मीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब वेवलेंथ ऐसा यूनिट में है, तो इन सबको पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 13.26 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा 100 इंटू 1000, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर हो गया, और आवर की जगह 60/60। बहुत जन डायरेक्ट कर लेते हैं 5/18 लगा लेते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं बेसिक मेथड से जा रहा हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 1000/36 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, h/m
mv, h का वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, मास की जगह पे क्या हो जाएगा 13.26 इंटू 10⁻⁻3 और वेलोसिटी की जगह पे 1000 इंटू 36। अब देखो यहाँ सब कुछ ऐसा यूनिट्स में ही है, तो अब होगा क्या, आप इसको देखो ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो आप देखो 18 इंटू 10⁻⁻34 आएगा। बहुत जन हड़बड़ी में यही आंसर टिक करके आ जाएंगे, उनको पॉइंट वगैरह नज़र नहीं आया तो दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको पॉइंट में बदलें तो 1.8 इंटू 10⁻⁻33 मीटर हो जाएगा। आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 6 वोल्ट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 10 एंगस्ट्रॉम, बी 100 एंगस्ट्रॉम, सी 5 एंगस्ट्रॉम और डी 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने। क्वेश्चन को देखकर अंदाजा तो हो ही गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बात इलेक्ट्रॉन की है तो बार बार मास पुट करके कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, नहीं तो एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन गलती होने का चांसेस हो सकता है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस वी दे दिया है, कितना है 6 वोल्ट है, और आपको पता है लैम्डा फॉर एन इलेक्ट्रॉन का तो डायरेक्ट ही पता है 150/v रूट अंडर एंगस्ट्रॉम में। अगर ये मीटर में भी दिया होता तो डरने की बात नहीं, आप एंगस्ट्रॉम में निकाल लेना और फिर मीटर में कन्वर्ट कर लेना। दैट इज मोर इजी एज कंपेयर कि आप फॉर्मूला में मास लिखो, फिर चार्ज लिखो, फिर h का वैल्यू लिखो, फिर कैलकुलेट करो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो 150/v रूट अंडर एंगस्ट्रॉम में, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान से बेटा, वोल्ट की जगह पे लिखना है 6 और ये एंगस्ट्रॉम में चल रहा है, और आप इसको कैंसिल करेंगे तो 25 आएगा। तो रूट अंडर 25 एंगस्ट्रॉम, और रूट अंडर 25 को आप अगर बाहर निकालोगे तो 5 एंगस्ट्रॉम वैल्यू आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हैव यू गॉट इट? तो अगर आप ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को कराने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि आप क्वेश्चन को करें, ठीक है, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को कराने का मेन मकसद ये था कि आप देखो अगर मास थोड़ा सा भी ज्यादा दे, देखो 13.26 ग्राम हमारे लिए तो ना के बराबर है, लेकिन इस केस में भी वेवलेंथ जो आ रहा है देख लो कितना छोटा आ रहा है, तो ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इज इट क्लियर? और यहां पर देखो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन वाला केस लिया, तो यहाँ पर जो आपके पास ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है वो एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, तो 10⁻⁻33 से तो बहुत बड़ा है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। ये थी डी ब्रोगली की कहानी, लेकिन ये अंत नहीं है डी ब्रोगली का। डी ब्रोगली ने एक, याद करो बेटा, बोहर ने अपने एक पोस्टुलेट दिया था। बोहर का एक बहुत ही बेहतरीन पोस्टुलेट था, याद है आपको? तो मैं आपको बताता हूँ वो बोहर का पोस्टुलेट क्या था। वो था mvr इज इक्वल्स टू nh/2π, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन का रूल दिया था कि mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। बोहर ने ये पोस्टुलेट तो दे दिया, ये रूल तो दे दिया, लेकिन बोहर ने इसको प्रूफ नहीं किया था, बस दे दिया था, लोग मान लिए थे। और उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी शेल में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। मतलब 1 इंटू h/2π के बराबर हो, या 2 इंटू h/2π के बराबर हो, या 3 इंटू h/2π के बराबर हो, लेकिन 1.3 इंटू h/2π के बराबर ना हो, 2.6 इंटू h/2π के बराबर ना हो। हमेशा इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए इस n का, दैट इज 1 2 3 4, और ये जो 1 2 3 4 है ना, ये कहीं ना कहीं शेल नंबर को डिनोट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोहर। इन्होंने बता तो दिया, प्रूफ नहीं दिया था। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सिर्फ डुअल नेचर ऑफ मैटर को बताने की बात नहीं करता है, इवन ये एक मेजर कारण बन जाता है बोहर के एटॉमिक मॉडल को फ्लॉप करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि
आप वेव की तरह मानोगे ना तब आप इसको प्रूव कर पाओगे। जबकि बोर ने इलेक्ट्रॉन को किसके तरह माना था? पार्टिकल के तरह। मतलब उनका जो क्या बोल सकते हो, उसका जो बेस था, जैसे जो उसका जड़ था, मतलब पूरे मॉडल को समझाने का, वही पूरा गलत हो गया। दूसरा क्या बात है कि अगर आप वेव की तरह मान रहे हो तो आपको 3 डायमेंशनल फिगर बनाना पड़ेगा एटम का, जहां बोर ने 2 डायमेंशनल ही फिगर दे दिया था। तो सोचो कितना कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता है थोड़ा सा चेंज करने पर। तो ये जो डी ब्रुगल हाइपोथेसिस था, ये सिर्फ डुअल नेचर को नहीं बता रहा था, इवन वो बोर के लिए बोर के लिए वो दुश्मन के तौर पे साबित हो गया। उसके मॉडल को फ्लॉप कराने का एक जरिया बन गया, एक कारण बन गया, क्योंकि डी ब्रोगले इसको प्रूव कर सकता था। अब बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक ऑर्बिट या एक शेल में घूम रहा है वो एनर्जी को लूज भी नहीं करता है, तो वो एनर्जी को गेन भी नहीं करता है। ठीक है, तो उसको समझने से पहले कुछ टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। ये जो मैं यहां पर आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये डायग्राम पता है क्या चीज का है? ये डायग्राम है स्टैंडिंग वेव का। और इसके बाद जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है, ये भी डायग्राम क्या चीज का है? स्टैंडिंग वेव का। तो मन में सवाल आएगा कि सर स्टैंडिंग वेव होता क्या है? तो स्टैंडिंग वेव क्या होता है, इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि वेव क्या होता है। वेव एनर्जी कैरियर है। वेव एक एनर्जी को एक जगह से लेके दूसरे जगह तक लेकर के जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब कुछ बोलते हो तो बोलने के बाद आपका जो साउंड वेव है वो आपके एनर्जी को दूसरे के कान तक ले जा करके दूसरे को ये समझने में हेल्प करता है कि आप क्या बोले। मतलब उसने आपसे एनर्जी को कैरी करके दूसरे को वो एनर्जी ट्रांसफर किया। तो वेव क्या? इट इज अ मोड थ्रू विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। लेकिन वहीं स्टैंडिंग वेव ट्रांसफर नहीं करता एनर्जी को स्टोर करके रखता है। अब मन में सवाल क्या, एनर्जी को ये स्टोर करके रखेगा तो ये अगर ऐसे ऐसे कर रहा है तो क्या ये हमेशा जिंदगी भर ऐसे करते रहेगा? क्या ऐसा ही ऐसे करते रहेगा? क्योंकि ये तो एनर्जी स्टोरर है, ये तो एनर्जी को लूज नहीं करता है, ना ही ये एनर्जी को गेन करता है। तो ये क्या करेगा? तो बेटा एक्चुअल लाइफ में वैक्यूम तो क्रिएट नहीं कर सकते हो, एयर तो हर जगह मौजूद है, और अगर एयर हर जगह मौजूद है तो एयर के कारण रेजिस्टेंस भी होगा, और अगर एयर के कारण रेजिस्टेंस होगा तो इसका जो एनर्जी स्टोरर होने का जो बात है वो गलत हो जाएगा। तो ये एज एन एनर्जी स्टोरर बिहेव कर सकता है, मैं ये कह रहा हूं कर सकता है। कंडीशन क्या है? वैक्यूम क्रिएट कर दीजिए तो हो सकता है कि एनर्जी स्टोरर की तरह बिहेव कर दे, या फिर इतना छोटा जगह पे ले जाए यहाँ पर एयर का होना ना होना बात बराबर हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन वो कंडीशन था। अब तुम ध्यान से देखो, थोड़ा सा कोरिलेट करो। मैंने वर्ड स्टैंडिंग वेव क्यों समझाया? अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव कर सकता है, और जब तक वो एक शेल में घूम रहा है नाइदर इट कैन रिलीज नॉर इट कैन गेन। जब तक वो एक पर्टिकुलर शेल में घूम रहा है ना ही वो एनर्जी को लूज कर सकता है, ना ही वो एनर्जी को गेन कर सकता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कोरिलेट कर रहा है किसके साथ? स्टैंडिंग वेव के साथ। तो आपके मन में सवाल आएगा, क्या हम इसका भी डायग्राम बना सकते हैं? इस मैटर वेव का भी डायग्राम बना सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मैटर वेव का आप डायग्राम को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारी किताबों में, इवन एनसीईआरटी में जब आप क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ोगे तो एक डायग्राम दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन वेव का, वो एज्यूम किया गया है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको बोला जाए कि मैटर वेव का डायग्राम ड्रॉ करो, नहीं बना सकते। आप सीधे यही बोलना, नहीं बना सकते, हमको नहीं पता। हाँ, वेव की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि देखे ना, आपने आपका एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने बताया ना कि जैसे ही साइंटिस्ट और जानने की कोशिश की कि वेव किस फॉर्म में होगा, किस पैटर्न में होगा, उनके हाथ कुछ नहीं लगा, वो अपना नेचर ही बदल दिया। इलेक्ट्रॉन वेव के जगह पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगा। तो इसीलिए मैटर वेव का डायग्राम नहीं बना सकते हो।
लेकिन हाँ, इसको प्रूव करने के लिए, इसको समझने के लिए, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए, सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को समझने के लिए साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रॉन वेव को या मैटर वेव को यहां पर इस चीज को प्रूव करने के लिए स्टैंडिंग वेव की तरह अज्यूम किया है। मैं वर्ड ही बोल रहा हूं, अज्यूम किया है। बेटा ध्यान से सुनना इस वर्ड को। होगा नहीं पता, लेकिन हाँ, इस पोस्टुलेट के थ्रू कि एनर्जी ना दे सकता है ना ले सकता है जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल में घूम रहा है, इस पोस्टुलेट के द्वारा, इस चीज के द्वारा, इस चीज को समझाने के लिए ये एज्यूम किया कि इलेक्ट्रॉन जो है शेल्स के अंदर ऐसे स्टैंडिंग वेव आ रहा होगा, लाइक दिस। अब देखो, ये हो गया इसका वेवलेंथ। अगर हम उस बोर के क्वांटाइजेशन रूल को समझे तो उसने कहा वो इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है, मतलब या एक वेव हो सकता है, या दो हो सकता है, या तीन हो सकता है, या तो चार हो सकता है। 2.5 नहीं हो सकता है बोर के रूल के हिसाब से। ठीक, देखो प्रूफ कैसे आया, उसने खाली लिख दिया था। तो ये या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, और ये जो वेवलेंथ होगा ये पूरा इस सरकमफेरेंस के बराबर होगा। अगर इसका रेडियस r है तो इसका जो सरकमफेरेंस होगा, अगर हम उन सारे वेवलेंथ को जोड़ दें, जैसे यहां पर आपको कितना वेवलेंथ नजर आ रहा है, 1, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4 वेवलेंथ नजर आ रहा है। उसी प्रकार अगर मान लो nth सेल है तो वहां पर कितना होगा, n नंबर ऑफ वेव्स क्रिएट होगा, और अगर n नंबर ऑफ वेव्स है तो उसका सरकमफेरेंस जो होगा वो n इंटू लैम्डा के बराबर होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यहां पर हम क्या कंक्लूजन निकाले, यहां तो 4 है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये nth सेल है और नंबर ऑफ वेव्स है, तो वेवलेंथ भी n लैम्डा होगा, जो कि उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो मान लीजिए उसका सरकमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई r n, ये n बता रहा है nth शेल को और कुछ नहीं है, इनटू इज इक्वल्स टू n लैम्डा। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार है। तो लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं, h/mv अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अगर वो nth सेल में तो उसका वेलोसिटी भी n ले लेते हैं, mvn। तो यहां से क्या गया, mvn rn इज इक्वल्स टू nh/2 पाई। क्या ये बोर का पोस्टुलेट को प्रूफ नहीं कर रहा है कि nth सेल में जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो n इंटू h/2 पाई के बराबर होगा। मतलब ये इसका इंटीग्रल वैल्यू होगा, यहां पर n का इंटीग्रल वैल्यू होगा, n 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझा रहा है, लेकिन ये आप तभी समझा सकते हो जब आप इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर को कंसीडर करो। मतलब बोर ने दे तो दिया है पार्टिकल मान करके, लेकिन प्रूफ तभी हो सकता है जब वेव नेचर मान करके चलो। इसका मतलब कि बोर का ये जो मॉडल था उसका जो बेसिस था वही हिल करके रह गया। मतलब मॉडल को फ्लॉप होने में डी ब्रोगली का भी बहुत बड़ा हाथ है। ऐसा हो सकता है, ये मेरा परिकल्पना है, ठीक है, कि हाँ बोर जो है उसको पता हो वेव नेचर के बारे में इलेक्ट्रॉन का, तभी तो वो दे दिया। ऐसे सपना में थोड़ी दे देगा, कोई इक्वेशन बना दिया। उसको मे भी शायद पता हो, ऐसा मे भी मैं कह रहा हूँ, कहीं लिख मत देना जा करके बेटा, पता हो, लेकिन उसने नहीं बताया कि एक छोटा सा बात कहने पर उसका पूरा मॉडल फ्लॉप हो जाएगा। वो सोचा ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, तब तक तो नाम बना लेंगे। ये भी हो सकता है कि ये सोचा। आर यू गेटिंग? आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीका से ये प्रूफ हुआ। खाली डी ब्रोगली हाइपोथेसिस स्टेटमेंट नहीं, बल्कि आपको पूरी अच्छी से क्लैरिटी हो गई होगी। अब सवाल क्या होता है, एन लैम्डा ही क्यों? क्योंकि अगर एन लैम्डा होगा तभी इन फेज होगा, वो लगातार चलते रहेगा। और अगर आउट ऑफ फेज हो गया तो मे बी कुछ एनर्जी लूज हो जाए, कुछ एनर्जी कहीं कम हो जाए, जबकि बोर के हिसाब से कहीं पर एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। एनर्जी कैन नाइदर, द इलेक्ट्रॉन कैन नीदर लूज नॉर गेन।
ठीक है, लेकिन आउट ऑफ फेज अगर वेव्स मिलते हैं तो देयर इज अ चांस ऑफ द एनर्जी रिलीज और द गेन विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर एनर्जी लूज हो रहा होगा तो क्या होगा, और अगर एनर्जी लूज हो रहा होगा तो क्या होगा बेटा, अगर एनर्जी लूज हो रहा होगा तो फिर वही मैक्सवेल का कंसेप्ट आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे लूज करके रेडियस को कम करते जा रहा है और एक समय में जाके फॉल कर गया और फिर होगा बूम। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब हम ऑलवेज इन फेज होगा, इसीलिए हमेशा वो n का नंबर 1 2 3 4 5 और ये शेल नंबर को ही बता रहा है। और जब आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। आगे पढ़ोगे इस शेल नंबर को भी बता रहा है, और शेल नंबर क्या चीज को बता रहा है कि उस शेल में कितने नंबर ऑफ वेव्स बनेंगे। अगर मान लो शेल नंबर 1 है, उसमें 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में 4 वेव बन रहे थे, उसका n का वैल्यू 4 है, इसका मतलब उसका शेल का नंबर भी क्या है, 4 है। तो आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा डी ब्रोगली के कंसेप्ट को समझ के, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट को लेकर के आप आज घर जा नहीं रहे हो, ऑब्वियस सी बात है, घर पे ही बैठे हुए हो, कोविड का सिचुएशन है, तो आई होप आपको बड़ा ही मजा आया होगा। तो थैंक यू।